तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लेंस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, राइट। तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो फर्स्ट बच्चों वही डिराइव करेंगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो चलिए पहले अपन कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो करेंगे वही एक्चुअल में कॉनकेव के लिए रहेगा। तो ये मान लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस है और इसमें अभी भी यहां पर इसको पोल बोलते हैं। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसी स्फीयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा अपन ने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही। और ये P और C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस लाइन पर मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है O। अब क्वेश्चन उठता है कि रिफ्रैक्शन में इमेजेस कहां बनेंगी। रिफ्रैक्शन में इस ऑब्जेक्ट O की इमेज कहां बनेगी। तो स्वाभाविक है जहां रिफ्रैक्टेड रेस मीट करेगी या अपीयर होंगी मीट होते हुए। अब मीट करने के लिए तो मिनिमम 2 रेस होनी चाहिए। तो 2 इंसिडेंट रेस हम लोग कौन सी सिलेक्ट करें। तो एक रे हम लेते हैं ओपी डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन उठता है कि ये रे कैसी जाएगी। तो बच्चों ये स्ट्रेट जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पीसी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस। और रेडियस हमेशा सरफेस पर कैसा होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल हुआ, मतलब ये नॉर्मल है। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के डायरेक्शन में है, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। और सबको पता है यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। इसलिए ये रे स्ट्रेट निकल जाएगी, नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। अब O से मान लीजिए ये एक रे इंसिडेंट होती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको आप C से ज्वाइन कीजिए। तो आपको मालूम है ये रेडियस हो गया, अभी इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हो गया। और रेडियस सरफेस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट ऑफ सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये हो गया नॉर्मल। अब रे एयर से ग्लास में जा रही है, मान लीजिए ये जो मीडियम में ग्लास है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है, इसलिए डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, इसलिए ऐसी जाएगी। और फाइनली इस पॉइंट पर जाकर क्या बनेगी? इमेज आई। अब डेफिनेटली ये एंगल क्या होगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। अच्छा बच्चों यहाँ इमेज बनेगी क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों जाकर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं, रियली मीट करें तो रियल इमेज, और यहाँ रियली मीट करें तो रियल इमेज बनेगी। तो अब यदि हम नेम दे दें, यदि ये जो O से तुम ना A और इसको अपन कुछ और नेम दे दीजिए, सपोज M दे देते हैं, चलिए। और A से आप यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, N, AN। तो अब आप देखिए यहां पर
आपको दिखाई दे रहा है इस ट्राइंगल AOC में, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपको डिराइव करना तो म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम लोग उसी से डिराइव करेंगे। मतलब हमको आई पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू पता कीजिए। तो आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल है AOC, इन ट्राइंगल OAC, इस ट्राइंगल में ये आई जो है एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू, डेफिनेटली किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल ACO, या AON कर दीजिए, अच्छा रहेगा, AON कर दीजिए, AON प्लस एंगल ACN, ये मिल गया हमको आई की वैल्यू। अब यहां पर यदि आप ध्यान दें तो एंगल आई इज इक्वल टू ये AON एंगल मिला है अपन को, इज इक्वल टू एंगल ACN। नेक्स्ट यदि अपन एंगल आर की बात करें तो बच्चों ये हमको कंडीशन मिल रही है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल AON प्लस एंगल ACN। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें और इस AON इसके लिए tan की वैल्यू निकाल कर देखें तो tan एंगल AON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AN अपॉन बेस ON। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं AN अपॉन ON। ऐसे ही ये एंगल इसके लिए tan, तो tan एंगल ACN इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AN अपॉन बेस NC, ये हो जाएगा, राइट। लेकिन ये आपको मैं डेरिवेशन डिराइव कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, इसलिए बात अलग है, डायग्राम बड़ा बड़ा करके बना है। अदरवाइज ये आई ये सब एंगल काफ़ी स्मॉल है, और जब ये एंगल स्मॉल होंगे तो आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू इफ थीटा इज वेरी लेस देन tan थीटा इज इक्वल टू ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AON इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AN अपॉन ON, और एंगल ACN इज इक्वल टू जाएगा AN अपॉन NC। भाई स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे ये tan और ये थीटा है, तो इस tan थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, मतलब एंगल AON इज इक्वल टू ये लिख सकते हो। ऐसे ये भी अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे 1 में, तो बाय 1 हमको मिलेगा एंगल आई इज इक्वल टू AN अपॉन ON प्लस ACN की जगह मिल जाएगा AN अपॉन NC, ये रिलेशन मिल जाएगा। इसको मान लीजिए आपने नेम दे दिया 2। कुल मिलाकर आपने आई की वैल्यू फाइंड की है। जैसे आपने आई की वैल्यू फाइंड की वैसे आप आर की वैल्यू भी निकालिए। तो आर की वैल्यू के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल ACI
तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ACI, इन ट्रायंगल ACI ये एक्सटीरियर एंगल होगा। कौन सा एंगल, ACN, एंगल ACN इज इक्वल टू, यदि ये एक्सटीरियर एंगल तो इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये दिख रहा है, उसमें से एक तो एंगल दिख रहा है R प्लस एक एंगल आपको दिख रहा है AIN, एंगल AIN। इसका मतलब एंगल R इज इक्वल टू एंगल ACN माइनस एंगल AIN, राइट। तो जैसा मैंने यहां पर बताया था tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एग्जैक्टली ऐसा ही यहां भी होगा। tan एंगल ACN इज इक्वल टू एंगल ACN, स्मॉल एंगल होने की वजह से tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और वैसे tan की वैल्यू क्या दिख रही है ACN में, परपेंडिकुलर AN अपॉन बेस NC। तो आप क्या बोलेंगे, AN अपॉन NC, राइट। ऐसे ही आप देखिए एंगल tan AIN, एंगल AIN इज इक्वल टू एंगल AIN इज इक्वल टू, तो tan AIN इस ट्राइंगल में, इस एंगल के लिए tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस AN अपॉन NI, क्या लिखेंगे, AN अपॉन NI। तो जैसे ये किया था आपने वैसे इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एंगल R इज इक्वल टू ACN की जगह जाएगा AN अपॉन NC माइनस AIN की जगह जाएगा AN अपॉन NI, किया जाएगा, राइट। अब आप सबको पता है ये अपन मान लीजिए इसको मैंने 4 बोल दिया। अब आपको पता है बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। व्हाट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको आप बोलोगे 1 म्यू 2, या इसी को आप लिख सकते हो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू, स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल्स के केस में साइन I इज इक्वल टू भी I होता है, tan I इज इक्वल टू भी I होगा, यदि cos I पूछा होता तो 1 होता। स्मॉल एंगल्स के लिए इफ थीटा इज वेरी लेस देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो जैसा वहां बताया है tan I, वैसे साइन I की जगह भी I और यहाँ साइन R की जगह पर हो जाएगा R। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि I और R तो आपको पता है, या I निकाल चुके हो आप, वहाँ R निकाल चुके हो, तो डेफिनेटली हो जाएगा। और ज़्यादा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू 2 इंटू R इज इक्वल टू ऑफ म्यू 1 इंटू I, वैल्यू रख दीजिए म्यू 2 इंटू व्हाट इज R, AN अपॉन NC माइनस AN अपॉन NI इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू व्हाट इज I, ये निकाला आपने, AN अपॉन ON प्लस AN अपॉन NC,
तो बच्चों ए एन कॉमन निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से और कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है ये, तो इनमें वैल्यू रख दीजिए म्यू टू इंटू 1/NC। तो देखिए एनसी की वैल्यू कितनी है, एनसी यदि ये अपर्चर स्मॉल होगा तो एन पॉइंट बहुत क्लोज होगा पी के, तो एनसी एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, पीसी के, और पीसी एक्चुअली में क्या है, आर। तो आप एनसी की जगह क्या लिखेंगे, पीसी, क्योंकि सारे डिस्टेंस पी के फॉर्म में होने चाहिए। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, इफ अपर्चर इज स्मॉल then n is tends to p। यदि अपर्चर स्मॉल होगा तो n पॉइंट बहुत क्लोज होगा p के, तो सब कुछ p के फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर आप ये लिखेंगे म्यू टू इंटू 1/NC क्या हो जाएगा, PC माइनस 1/PI इज इक्वल टू म्यू 1/ON की जगह जाएगा OP प्लस 1/PC। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यदि आपको चाहिए है तो मेरे पास बोर्ड पर एक्चुअली में जगह नहीं है यार, पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों पास इसमें क्या वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करना है आपको, रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। क्या है आपका, म्यू टू इंटू 1/, क्या लिखा हुआ है, पीसी। व्हाट इज पीसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जाएगा 1/R, फिर माइनस 1/PI। व्हाट इज PI, V, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो ये जाएगा V इज इक्वल टू ऑफ म्यू 1 इंटू 1/OP। व्हाट इज OP, माइनस U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1/-U। फिर क्या है नेक्स्ट, प्लस प्लस, ओके, प्लस 1/PCR। तो आपका यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा म्यू 2/R माइनस म्यू 2/V इज इक्वल टू माइनस म्यू 1/U प्लस म्यू 1/R। अब जो म्यू 2/V माइनस, यहां पर हम लोग चाहें तो R वाली टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू 2/R माइनस म्यू 1/R इज इक्वल टू ऑफ म्यू 2/V राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू 2/V माइनस म्यू 1/U। यहाँ पर आपको दिख रहा है R, अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1/R इज इक्वल टू म्यू 2/V माइनस म्यू 1/U। ये आपको मिल रहा है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस, म्यू 2 माइनस म्यू 1/R इज इक्वल टू म्यू 2/V माइनस म्यू 1/U। व्हाट इज म्यू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। व्हाट इज म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। लेकिन यदि आप चाहो तो इसी को आप म्यू 2/μ1 के टर्म्स में भी कर सकते हो, डायरेक्ट यदि आप करना चाहो तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको दोनों साइड म्यू 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1/μ1/R इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा म्यू 2/μ1 इंटू V माइनस म्यू 1/μ1 इंटू ऑफ R। तो आप देख रहे हैं जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, म्यू 2/μ1 माइनस 1/R। यहाँ पर क्या जाएगा, म्यू 2/μ1/V माइनस ये हो जाएगा म्यू 1 कैंसिल, तो 1/U। अब आपको पता है म्यू 2/μ1 को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं 1 म्यू 2 माइनस 1/R।
इज इक्वल टू, इसको म्यू 1 म्यू 2 1 म्यू 2 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू, या सिंपल म्यू माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1। मतलब स्फेरिकल सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, यदि हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दें तो आपको मेन जो फॉर्मूला मिला है वो मिला है म्यू अपॉन वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। लेकिन अब ध्यान रखें यहाँ पर कि म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ऐसे भी आप मेमोरी में रख सकते हो, वैसे भी मेमोरी में रख सकते हो, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों जैसे अपन ने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, एग्जैक्टली हम लोग कॉन्केव सरफेस के लिए भी इसी तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा फर्क आएगा रे डायग्राम का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ये ऐसी रे जाएगी, एक रे टुवर्ड्स पोल जाएगी, जो टुवर्ड्स पोल होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ये एयर है और ये ग्लास है, और जो रे ऐसी जा रही है, क्योंकि इसका आप देखिए कॉन्केव सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं आएगा। यदि इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या जाएगा, रेडियस, रेडियस ये, और रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो नॉर्मल। और रे एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर टू डेंसर, इसलिए डेविट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसी जा रही आएगी। अब एक रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जा रही है, एक ये जा रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, तो रियली तो मीट करेंगी नहीं। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे आप इस रे को, जो रे एक्चुअली में इंसिडेंट रे ये थी और ऐसी बैंड हुई है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी आई। अब जैसे मैं आपने नेम दिया था ये ए, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो बिल्कुल वही सब कुछ कंडीशन सेम बनेगी। ये आपका रहेगा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आएगा। तो फिर से आप जब ये आई है, ये एक एंगल है, तो इसको आप एक्सटीरियर एंगल लेके कंडीशन जैसे बनाई थी वैसे निकाल लेंगे आई की वैल्यू। वैसे आर के लिए भी आएगा, ये आर है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल आर होगा, तो इससे भी ऐसे आर की वैल्यू जिससे अपन ने फाइंड की थी वो करेंगे। और फाइनली फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो इसका भी फाइनल फॉर्मूला वही होगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। तो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉन्केव सरफेस हो, दोनों के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूले सेम होते हैं, हम लोग सेम यूज करते हैं। पर आप लोग के एनसीईआरटी में तो फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस उनने स्फेरिकल सरफेसेस के लिए नहीं बताया, पर क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। एक्चुअली में ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसमें भी दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस और एक सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहां से रेज यदि इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज कैसी हो जाती है, पैरेलल। ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। और इसी तरीके से यदि कॉन्वेक्स सरफेस या कॉन्केव दोनों पर यदि हम पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं और जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं, अपीयर होती मीट, उसको बोलते हैं सेकंड फोकस। तो ये हो गया सेकंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस की एक्चुअल में डेफिनेशन होती है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इफ द इंसिडेंट रेज आर पासेस और अपीयर टू पासेस and after refraction refracted rays becomes parallel to principal axis, then the point is called first focus. और second focus की definition होती है, it is the point on the principal axis on which the incident rays which is parallel to principal axis are meet or appear to meet is called second focus. अब meet और appear to meet इसलिए बोला गया है क्योंकि जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो कॉन्वर्जिंग सरफेस है, इसको कॉन्वर्ज करता है, लेकिन कॉन्केव सरफेस जो है वो डाइवर्जिंग सरफेस है।
इस पर यदि आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे तो वो डाइवर्ज जाएंगी ऐसा, और पीछे एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट पर अपीयर होंगी मीट होते हुए। तो कॉन्वेक्स में सेकंड फोकस यहाँ होता है और कॉन्केव में सेकंड फोकस लेफ्ट साइड होता है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स सरफेस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होता है और कॉन्केव सरफेस में सेकंड फोकस जो होता है वो यहाँ होता है। मतलब ऐसी रेज जब इंसिडेंट होती हैं बीच में कॉन्केव सरफेस आ जाए तो ये क्या कर देता है उसको पैरेलल, क्योंकि ये डाइवर्जिंग सरफेस है ना, ये कॉन्वर्ज नहीं होने देता। यदि ये नहीं होता तो रेज जाकर कॉन्वर्ज होती, पर ये डाइवर्जिंग सरफेस है, कॉन्वर्ज नहीं होने दे रहा है, पैरेलल कर दी उसने। तो यदि इन इंसिडेंट रेज को अपन यहाँ पर एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फर्स्ट फोकस। कॉन्वेक्स सरफेस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होता है और सेकंड फोकस राइट साइड। कॉन्केव सरफेस में फर्स्ट फोकस राइट साइड होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और सेकंड फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। और ये जो पोल है और फर्स्ट फोकस, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फर्स्ट फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेकंड फोकस इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। तो ये ऐसा होता है, राइट। यहां पर ये हो जाएगा आपका F1। फिर बच्चों यदि फर्स्ट फोकस का फॉर्मूला डिराइव किया जाए तो डिराइव कैसे करोगे? रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से करोगे। आपके पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ही है म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। यदि फर्स्ट फोकस के लिए आप फॉर्मूला डिराइव करें तो आपको क्लियर है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज तो पैरेलल हो रही है। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। मतलब v की वैल्यू क्या ली जाती है? इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर होगा? इसका मतलब फर्स्ट फोकस पर। तो u की जगह क्या रखा जाता है? F1। फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ये यहां पर आएगा म्यू अपॉन इन्फिनिटी माइनस u की जगह F1, ये म्यू माइनस 1/r। अब 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर F1 का फॉर्मूला डिराइव होता है माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। ऐसा फॉर्मूला डिराइव होता है। जब r की वैल्यू देखो, म्यू माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा कैसी होती? ग्रेटर देन 1। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, 0.5 मतलब 0 से ज्यादा, पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, केवल फर्क पड़ता r पर। जब ये r प्लस होगा तो F1 माइनस होगा, और जब ये r माइनस होगा तो F1 प्लस हो जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए r यहां होता है क्योंकि ये c है, तो ऐसा लेते हैं आप r प्लस। तो जब यहां प्लस रखोगे तो F1 की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस। इसीलिए आप देखिए फर्स्ट फोकस पॉइंट कहां था? इंसिडेंट रे के अपोजिट। जबकि कॉन्केव के लिए देखो आप, ये कॉन्केव सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव। तो जब r की वैल्यू यहां माइनस रखोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा? प्लस। F1 क्या जाएगा? प्लस। इसीलिए आप कॉन्केव सरफेस के लिए देखिए फर्स्ट फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। फर्स्ट फोकस पॉइंट राइट साइड। जैसा मैंने ये आपको बताया बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला डिराइव होता है फॉर सेकंड फोकल लेंथ। सेकंड फोकल लेंथ के लिए भी फॉर्मूला आप यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। अब इस फॉर्मूले में सेकंड फोकल लेंथ के लिए देखिए, ये है सेकंड फोकल लेंथ। सेकंड फोकल लेंथ में देखिए रेस कैसी इंसिडेंट हो रही थी? पैरेलल। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। और देखिए इमेज कहां बन रही है? सेकंड फोकस पर। मतलब v की वैल्यू क्या होगी? F2। तो यदि हम यहां पर u इन्फिनिटी रख दें और v की जगह F2, तो F2 के लिए फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो रख के देखिए, म्यू अपॉन F2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी म्यू माइनस 1/r। 1/इन्फिनिटी बच्चों 0 होता है, इसलिए म्यू अपॉन F2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r।
रेसिप्रोकल करेंगे F2 अपॉन म्यू आ जाएगा, R अपॉन म्यू माइनस 1 आ जाएगा, इस म्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो ये F2 का फॉर्मूला होता है सेकेंड फोकल लेंथ, राइट। स्वाभाविक है, अभी भी म्यू माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, म्यू भी पॉजिटिव होगा, मतलब F2 का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? R। जब R प्लस तो F2 भी प्लस, जब R माइनस तो F2 भी माइनस। तो आपको क्लियर है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए R कैसा होता है? प्लस, इसीलिए F2 भी कैसा रहेगा? प्लस। इसलिए देखिए आप इसमें फोकस पॉइंट यहाँ आया था, सेकंड फोकस पॉइंट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ऐसा। और कॉन्केव के लिए R नेगेटिव होता है तो F2 भी नेगेटिव होगा, इसलिए इसमें ऐसा आया था। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है। यदि हम F2 अपॉन F1 कर दें, डिवाइड कर दें, म्यू R अपॉन म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस R अपॉन म्यू माइनस 1, तो डेफिनेटली यहां पर बचेगा केवल माइनस म्यू, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ F1। ये रिलेशन होता है फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ में। मतलब माइनस साइन ये बता रहा है कि कभी भी फर्स्ट फोकस पॉइंट और सेकंड फोकस पॉइंट एक साइड नहीं होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि फर्स्ट फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड है कॉन्वेक्स में, तो सेकंड फोकस पॉइंट कहाँ आएगा? राइट साइड। ऐसे कॉन्केव सरफेस में देखिए फर्स्ट फोकस पॉइंट यदि राइट साइड आया तो सेकंड फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड। और F2 और F1 इक्वल भी नहीं होते, हमेशा F2 ग्रेटर होता है F1 से, F2 ग्रेटर होता है F1 से। फॉर एग्जाम्पल यदि ये स्फेरिकल सरफेस ग्लास का होता तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। तो यहां पर आप क्या रखते हैं? म्यू की वैल्यू 1.5, तो F2 कितना हो जाता? 1.5 टाइम्स ऑफ F1। इसका मतलब यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है तो सेकंड फोकल लेंथ कितने की होगी? 1.5 इंटू 10, 15 की होगी। मतलब कॉन्वेक्स सरफेस पर यदि फर्स्ट फोकस पॉइंट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो सेकंड फोकस पॉइंट कहाँ होगा? 15 पर होगा, राइट। तो ये रिलेशन होता है, ये F1 का फॉर्मूला होता है, ये F2 का फॉर्मूला होता है, ये F2 और F1 में रिलेशन होता है। F2 हमेशा ग्रेटर होता है किससे? F1 से। या F2 अपॉन F1 इसका रेशियो होता है माइनस म्यू टाइम्स ऑफ 1, म्यू इज टू 1, ये रेशियो होता है, राइट। तो बच्चों व्हाट इज लेंस? तो लेंस की एक्चुअल डेफिनेशन होती है डेंसर मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड लेंस। आपको मालूम है लेंस जो है वो ग्लास के बनते हैं। अब यदि ये ग्लास है, दोनों तरफ कर्व्ड सरफेस है, तो डेफिनेटली डेंसर मीडियम किससे बाउंडेड है? बाय टू स्फेरिकल सरफेस। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस। अब नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ लेंस, तो आप लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई क्वेश्चंस में कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा रहता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस इज दिस, आपको तुरंत ही समझना पड़ेगा कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज ही क्यों करता है, कॉन्वर्जिंग लेंस ही क्यों है, डाइवर्ज क्यों नहीं करता, ये अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड यदि अपन बात करें तो सेकंड टाइप है कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, तो लेंस के दो टाइप हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस, सेकंड कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के ये दो टाइप हैं, उसमें से भी इस कॉन्वेक्स लेंस के तीन टाइप हैं।
एक ये, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। सेकंड जो लेंस है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस की ये 3 टाइप है, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से ये जो कॉनकेव लेंस हैं इनके भी 3 टाइप्स हैं। एक ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉनकेव, एक ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव, और एक ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको प्लेनो कॉनकेव और इसको डबल कॉनकेव, राइट। अब दोनों लेंसों में क्या डिफरेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है? तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो मिडिल में थिक होते हैं और कॉर्नर्स पर थिन होते हैं। इनका मिडिल पोर्शन जो होता है वो थिक होता है और कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। जबकि कॉनकेव लेंस जो है उनका मिडिल पोर्शन जो होता है वो थिन होता है और एजेस कॉर्नर्स वो थिक होती हैं। बीच में ये पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। जबकि ये बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। अब इनके नेम में अपन बात करें तो मेन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है थर्ड वाले में, क्योंकि इसमें भी एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, इसमें भी एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। तो किसको आप कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहेंगे और किसको आप कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहेंगे? तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है। जैसे आप लोग अपने सरनेम रखते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी का नेम है राजीव अग्रवाल, उससे पूछा जाए बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो बोलता रतन अग्रवाल। भाई का नाम पूछा जाए तो राम रतन अग्रवाल। अब देखिए नेम बदल रहे हैं लेकिन सरनेम सबके सेम है, अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल, मतलब अग्रवाल खानदान है। वैसे ही आप देखिए यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स खानदान, तो देखिए कॉन्वेक्स सरनेम, यहाँ भी देखिए कॉन्वेक्स और यहाँ भी कॉन्वेक्स। इसके दोनों सरफेस चूंकि कॉन्वेक्स है इसलिए हमने क्या बोल दिया, डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स। इसमें एक सरफेस कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है इसलिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चूंकि इनके मिडिल पोर्शन कैसे हैं, थिक, और कॉर्नर्स क्या हैं, थिन, मतलब ये कौन सी प्रजाति के हैं, कॉन्वेक्स। सरनेम क्या होगा, कॉन्वेक्स। इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है तो डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यहां पर ये तीनों लेंस के मिडिल पोर्शन कैसे दिख रहे हैं, थिन दिख रहे हैं, पतले हैं, किनारों पर क्या हैं, मोटे हैं, किनारों पर क्या हैं, मोटे हैं। इसलिए ये तीनों लेंस कौन से हैं, कॉनकेव के हैं। इसके दोनों सरफेस कॉनकेव हैं इसलिए डबल कॉनकेव। एक प्लेन है एक कॉनकेव तो प्लेनो कॉनकेव। दोनों सर एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है उठा हुआ और ये अंदर दबा हुआ, तो इसलिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात, कॉपी कर लीजिएगा।